हमारे साथ सीएमए ऋषभ चौधरी जुड़े हुए हैं। बहुत स्टाइलिश सा चश्मा पहने आप देख पा रहे हैं। सीएमए का रंग कितना बढ़िया खूबसूरत सा चढ़ा है। और जब सीएमए नहीं थे तो नॉर्मल ऑर्डिनरी से बच्चे दिखते थे, तो अभी थोड़ा रूप रंग में चेंज आ चुका है, ये मैं विटनेस कर पा रहा हूँ। वैसे ऋषभ हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं, इंटर में भी और फाइनल में भी। और राइट। इसके साथ एक इसका बहुत प्रिय दोस्त भी हमेशा साथ रहता था, जो आज नहीं है। पता नहीं पार्टिसिपेंट बन के आया क्या, भेजा था क्या लिंक उसको? नहीं सर, आई डोंट थिंक वो ऑफिस में होगा अभी। कोई बात नहीं है। तो चलो कोई नहीं है। तो आज हम लोग ने टॉपिक रखा हुआ है, रेलिवेंसी ऑफ स्किल्स इन गेटिंग जॉब। विच काइंड ऑफ स्किल एंड व्हाट स्किल्स वी शुड गैदर, हाउ टू गैदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके पहले ऋषभ भी आपको अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। तो ऋषभ, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सबको। एज एज अ स्टूडेंट आप सीएमए कैसे सिलेक्ट किए, और फिर सीएमए की जर्नी में क्या कठिनाइयां आई, और कितना हार्ड था या कितना इजी था आपके लिए। आप रैंक होल्डर थे, फिर आपका जॉब कैंपस प्लेसमेंट से हुआ कि बाहर से हुआ, कैसे मिला, सब कुछ बताएं अपनी जर्नी के बारे में। जी सर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ चौधरी है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा एंड मेरी पूरी पढ़ाई कैलकाटा में ही हुई है। मोस्ट ऑफ माय टीचर्स, मेरे मेंटर्स, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल ऑफ देम सतीश सर, सब मेरे टीचर्स कैलकाटा से ही थे ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज। एंड जब मैं स्कूलिंग की बात करता हूँ, मैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। नेम ऑफ द स्कूल इज हरियाणा विद्या मंदिर। एंड उसके बाद में मैंने वहाँ पर भी अपने क्लास 12 के परफॉर्मेंस में, बाय गॉड ग्रेस, बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑल माय टीचर्स, बड़ों के आशीर्वाद से आई कुड स्कोर वेल। एंड उसके बाद में आई ज्वाइंड फॉर माय अकाउंटेंसी ऑनर्स इन गोयनका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे टाइम पे वो इंडिया के टॉप 10 कॉमर्स इंस्टीट्यूशन में से आता था। एंड meanwhile when I was इन गोयनका कॉलेज, फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे बैचमेट्स जो मेरे आसपास हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हैं। बट प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर हमें सिर्फ एक ही कोर्स बहुत अच्छे से पता था, वो था सीए। बट समहाउ मेरे फैमिली वाले भी चाहते थे कि आई शुड परस्यू सीए। बट व्हाट हैपेंड इज, मैं चारों तरफ जब अपने सीनियर्स को देखता था, so they were somehow, they were all in some way or the other witnessing failure in the examination। किसी भी रीजन से वो मेहनत कर रहे थे बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आई वाज अ बिट पैनिकी अबाउट इट कि मैं सीए की पढ़ाई शुरू कर दूं, व्हाट हैपेंस अगर मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँ तो। सो इन द मीनवाइल व्हाट हैपेंड कि मुझे अपने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एक टीचर मिले, and he was a cost accountant since 1985 or something। तो उनसे मुझे पता चला कि ऐसा कोई कोर्स भी होता है। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द कोर्स एंड मुझे ऐसा लगा कि दिस कोर्स इज एक्साइटिंग एंड इट इज द गोल्ड माइन, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। एंड विद टाइम आई रियलाइज द डिसीजन वाज एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि लोगों को अभी तक इसके बारे में उतने अच्छे से पता नहीं था, बट अभी लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हुई है एंड इस प्रोफेशन में अभी ग्रोथ पोटेंशियल इज वेरी हाई। तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे अपना सीएमए कोर्स का तैयारी शुरू किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीएमए फाउंडेशन निकला, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी डेडिकेटेड ट्यूशन और समथिंग। एंड उसके बाद में मैंने दिसंबर 2018 में फाउंडेशन कंप्लीट किया। देन दिसंबर 2019 के लिए मैंने तैयारी शुरू की अपने इंटर एग्जाम्स के लिए। एंड उस दौरान गॉड ब्रॉट सतीश सर इन लाइफ, जहाँ पर मैंने उनसे ऑपरेशन मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है वो पढ़ा। एंड बाकी टीचर्स थे,
इतना अच्छा गाइडेंस मिला और सबका इतना अच्छा सपोर्ट मिला। एसजेसी में हमारे लिए उस टाइम पे सेल्फ स्टडी वाला रूम हुआ करता था, और हमारा तो डेली रूटीन यही था प्रिपरेशन के दौरान कि हम एसजेसी में जाकर बैठ जाते थे पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस के पहले और क्लासेस के बाद। एंड एवरीथिंग चेंज आफ्टर दैट। हमेशा इसी एम्बिशन से पढ़ाई कर किया कि वी हैव टू डू समथिंग ग्रेट, जैसे भी हो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। एंड उसी हिसाब से फिर मेहनत की, एंड अल्टीमेटली सबके आशीर्वाद से, सबके सपोर्ट से आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 27 इन दिसंबर 19, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर दैट। एक्चुअल पिक्चर उसके बाद शुरू हुई जब हमारा ट्रेनिंग अटेंड करने का टाइम शुरू हुआ। हमारी आर्टिकलशिप जो हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसको खोजने का टाइम शुरू हुआ। भगवान ने एक और सरप्राइज लाइफ में भेज दिया, वो था कोविड-19। 6 महीने 7 महीने न बैंक में बैलेंस था, और न कोई वैकेंसीज आ रही थी, और न कोई पढ़ाई हो पा रही थी। तब डीमोटिवेशन स्टार्टेड बिल्डिंग अप। बट देन फिर से भगवान ने उस डीमोटिवेशन को साइड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी भेज दी, एंड आई गॉट माई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी इन वन ऑफ द नवरत्ना पीएसयूज, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि इसका हेड ऑफिस एक्चुअली तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में उन्होंने अपना एक टाउनशिप बनाकर रखा है, तो वहां पर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग। कहाँ पे बना रखा है? एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि सेंट्रल पीएसयू है, एंड इट इज बेस्ड आउट इन तमिलनाडु। इसका हेड ऑफिस तमिलनाडु में। वो अपॉर्चुनिटी आया आई कैसे? वाज ट्राइंग आउटसाइड द स्कोप कि मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में जो कैलकाटा में वहाँ विजिट कर रहा था, उनके ऑफिसेज अपने सीवी ड्रॉप कर रहा था, एंड एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को रेगरसली फॉलो कर रहा था। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से ही मिली। बाहर में नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर रेडी टू प्रोवाइड सीएमए स्टूडेंट्स विद ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। मैं जहाँ जाता था वहाँ पर यही सुनने को मिलता था कि अभी तो कुछ नहीं है, अगर आप सीए कर रहे हैं तो बताइए, देन मे बी वी हैव इट। बट वो अपॉर्चुनिटी वहाँ पर नहीं मिली। बट आफ्टर रिगरसली सर्चिंग एंड एक्टिवली गेटिंग एंगेज ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, मुझे अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिल गई। तो हमने वहाँ से अप्लाई किया, एंड एवरीथिंग वी गॉट आवर रिजल्ट्स। हमने आई गेस मार्च 2020 में अप्लाई किया था, मार्च या अप्रैल 2020 में, एंड इसकी शॉर्ट लिस्टिंग एंड इसका फाइनल रिजल्ट जो आया था वो सितंबर में आया, सितंबर 2020। फिर 6 महीना वेट किया? हाँ, 6 महीना सर वेट किया, क्योंकि अल्टीमेटली उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था व्हाट इज टू बी डन। फिर एक ही चीज थी कि अच्छी जगह पे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी फिर यहाँ पर मिली। हम 7 मंथ्स के अराउंड मैं वहाँ पर था। उसके बाद में कोविड स्टार्टेड बीइंग देयर एट पीक। तो जितने भी मेरे ट्रेनिंग के बैचमेट थे वो सारे के सारे लोकल थे, वो अपने अपने घर जाने लगे। एंड उसके बाद व्हेन आई टॉक्ड एट होम, तो फिर मेरे घर पे भी बोला गया कि अगर आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की वो पूरी हो जाए तो फिर आप भी वापस आ जाओ, नहीं तो वहां पर फिर अकेले सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बट अपॉर्चुनिटी वाज फॉर 1 ईयर, तो मैंने फिर वहां से फिर बैक किया। एंड देन उसके बाद में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशंस बिगड़ने लगी, तो आई स्टार्टेड टीचिंग। आई ट्राइड विद टीचिंग एट माय होम। उसके बाद में मैंने 1 साल तक अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया, बट समहाउ वो मेरी पढ़ाई के साथ में कॉम्प्रोमाइज करवा रहा था। मेरे फाइनल प्रिपरेशन में कॉम्प्रोमाइज लेकर आ रहा था वो। सो आई हैड टू देन स्टॉप। मेरे को बंद करना पड़ा अपना कोचिंग सेंटर। देन उसके बाद में जस्ट टू मैनेज with the daily expenses and everything, we thought of working with a grocery business, जो कि मैक्सिमम ऑनलाइन मोड पर था, जिससे हमें ज़्यादा अटेंड नहीं करना पड़े शॉप्स एंड एवरीथिंग। बट then we took it offline as well. Then also there were commitments regarding work, तो वहाँ पर भी मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। एंड इन द मीनवाइल मेरी नानी जो हमारे साथ रहती थी, माय मदर्स मदर, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, एंड शी टुक अ लास्ट ब्रेथ ड्यूरिंग दैट टाइम। 2022 की बात है ये। तो 2022 में शी ऑन her deathbed told me कि I want you to complete the course and I want you to work on the basis of your degree and not anything less than that. उसके बाद when she passed away, I decided with a very heavy heart कि मेरे को ये भी बंद करना है, and I'll pursue my study. And then I came to
नो की जय किशन जिसकी आप बात कर रहे थे, जो मेरे साथ में रहता है हमेशा, वो मेरे पास वाले बिल्डिंग में रहता था एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल। वो एक्चुअली उसके थोड़ा पहले से ही शुरू कर चुका था। तो उसके बाद में हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिला। हमने सब कुछ क्लोज किया, लाइफ से सारी चीज़ों को एग्जिट करवाया और एंट्री करवाई सीएमए कोर्स की प्रिपरेशन की। एंड उसके बाद में वी स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन फ्रॉम द एंड ऑफ 2022, मे बी फ्रॉम दिसंबर 2022 के एकदम लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा हमने शुरू किया था, बट फुल फ्लेजेड हमने शुरू किया 16-17 आवर्स अपना डेडिकेट करना फ्रॉम फेब्रवरी ऑनवर्ड्स, फरवरी 2023 से। एंड उसके बाद सर एक ही फ्लो में एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करते हुए एक दूसरे को पढ़ते गए। एंड जून 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर भी हो गया एंड क्लियर होने के बाद में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 24। वेरी बट गुड। स्ट्रगल वहां पे फिर भी खत्म नहीं होता है। स्ट्रगल फिर एक्चुअल वीक का फिर से शुरू हुआ। वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स एंड प्लेसमेंट में हमारी स्ट्रेटेजी जो थी वो थोड़ी रिस्की थी, बट हमने इस तरह से तैयारी की थी, इस तरह से तैयारी करने की कोशिश की कि वो रिस्क मिटिगेट हो जाए हमारी प्रिपरेशन। वी ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग जो हम कर सके, चाहे वो कंपनी के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल जुबान पे रखने से, चाहे कंपनी के करंट न्यूज में आने से लेकर हमने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ समझा था। जितनी कंपनीज आ रही थी उनके बारे में प्रॉपर रिसर्च की थी, अपने आप को वेल ग्रूम किया था। इंटरव्यूज के लिए शैडो प्रैक्टिसेस घर में एक दूसरे के सामने एक दूसरे के इंटरव्यूज लेकर सब कुछ हमने किया था। बट अनफॉर्चुनेटली गॉड हैड सम डिफरेंट प्लान, रेदर आई शुड से फॉर्चुनेटली। उन्होंने जो बेस्ट ऑफ ऑफर्स थे उन सब में से कोई भी हमारे हाथ में आने नहीं दिया। एंड वी थॉट कि कुछ भी और इससे बेस्ट हो नहीं सकता है, बट वी नेवर न्यू कि इससे भी बहुत अच्छा हमारे लिए वेट कर रहा है। तो कैंपस में सर वी गॉट बोथ ऑफ अस गॉट सिलेक्टेड इन जेनपैक्ट। जेनपैक्ट का था कि वो हमारी ज्वाइनिंग थोड़ी सी डिलेड थी बिकॉज ऑफ देयर प्रोसीजर। सो व्हाट वी डिसाइडेड कि जब तक कुछ नहीं हो रहा है वी शुड ट्राई आउट। एंड इन दिसंबर वी अपियर्ड फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट पीएसयूज। उसमें से एक था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एंड वो एग्जाम मेरा दिसंबर में दिया हुआ, वो क्लियर हुआ। फरवरी में आई गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू एंड इंटरव्यू के बाद में फाइनल रिजल्ट आया एंड आई वाज सरप्राइज टू सी दिस कि मेरा हो गया सिलेक्शन एंड दैट टू इन जनरल कैटेगरी। सर हम लोग जानते हैं जनरल कैटेगरी को कितना स्ट्रगल सहना पड़ता है गवर्नमेंट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड उसके बाद में व्हेन आई जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन I came to know that I was the youngest in the organization at that time and I was the only cost accountant there. वेरी नाइस, सुपर। सो ये जब एग्जाम दिए थे तो उसके लिए पढ़ना क्या पड़ता है? सर हर गवर्नमेंट एग्जाम का ना अपना एक पैटर्न होता है, अपना एक तरीका होता है। तो उसमें क्या होता है कि सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में कुछ पोर्शन कॉमन रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में QRE बुलाते हैं। Q फॉर क्वांट्स, जो कि क्लास 10 लेवल तक का मैथ्स होता है। R से रीजनिंग होता है। E से इंग्लिश होता है। और उसके बाद एक और छोटा सा पोर्शन और रहता है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। छोटा सा ही है बट वो बहुत ज्यादा वास्ट है। उसको अपन बुलाते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये तो सभी एग्जाम्स में मिलते हैं गवर्नमेंट के, एंड उसके साथ में मिलता है जॉब रिलेटेड और आपके जो एक्चुअल आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट जो है क्वालिफिकेशन रिलेटेड, उस पर तो आपका ग्रिप रहेगा। जॉब रिलेटेड आप वैसी एग्जाम अगर पहले से होती आ रही है, लोगों ने क्लियर किए हैं, उनसे कनेक्ट करके पूछेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है ये QRE वाला पोर्शन विद जीके। तो इसके लिए एक्चुअली मेरी एक आदत थी, मैं 2017 से अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम देते आ रहा था। तो आई हैड दिस एक्सपीरियंस कि इन सबको कैसे टैकल किया जाता है। एंड इसके पहले मैं एक बार एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, FCAT बुलाते हैं उसको, एयरफोर्स में एंट्री के लिए उनके अकाउंट्स एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में,
तो मैंने उसको बिना किसी तैयारी के सिर्फ यूट्यूब एंड एवरीथिंग के हेल्प से निकाला था। तो मुझे पता था कि हाउ शुड वन स्ट्रेटेजाइज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी प्रैक्टिस किया, लोगों से कनेक्ट किया जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में थे थ्रू लिंक्डइन। एंड उसके बाद में फिर अपना प्रोफेशनल नॉलेज जो था कोर्स रिलेटेड उसको पूरा ब्रशअप किया एकदम बेसिक लेवल से। एंड देन ओनली आई अपियर्ड फॉर एग्जामिनेशन। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका एग्जाम निकला। उसके अगले दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एग्जाम था, वो भी निकल गया, वो भी क्लियर हो गया था। एंड उसके कुछ दिन बाद फिर से एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट था, वो भी दिया था, वो भी क्लियर हो गया। तो तीनों लाइन बाय लाइन क्लियर हो गए। ओह वेरी एंड इन द नाइस। मीन जब फ्री टाइम था मेरे पास तो आई ज्वाइंड अनदर एमएनसी बेस्ड आउट इन थाईलैंड, उसका नाम है इंडोरामा वेंचर्स लिमिटेड। तो मैं वहाँ काम कर रहा था और काम के साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहा था। तो जैसे ऋषभ आप इसमें हेल्प करो, जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चे हैं ठीक है। जो मान लीजिए अभी हाँ। सीएमए फाइनल पास कर गए हैं या एग्जाम दिए हुए हैं, ओके। और उनको भी आप जैसा कोई एम्बिशन हो कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम देकर उधर जॉब पकड़ना है, क्योंकि कैंपस में होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, तो अब राइट उनको सर। वो क्यूआरई का तैयारी कैसे करना चाहिए? सो इसके लिए ना सर अलग अलग एग्जाम के लिए जैसे हमारे सीएमए कोर्स में हमारे सारे मेंटर्स हैं, हमारे सारे टीचर्स हैं, उसी तरह इन एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारे टीचर्स हैं। नंबर ऑफ टीचर्स एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत सारे हैं। अगर आपको कम टाइम में ज्यादा तैयारी करनी है तो आप उनका एक कोर्स ले सकते हो। एवरी टीचर इज गुड। आप यूट्यूब पे सबके डेमोज देखो। डेमो वीडियो में आपको वो कनेक्ट महसूस होना चाहिए कि इस टीचर के कॉन्सेप्ट में समझ पा रहा हूँ, समझाने का तरीका मुझे समझ आ रहा है। आप उनसे कनेक्ट कर लो, उनसे कोई आपको एक दो सारा नाम आप कंसाइज बताओ। मटेरियल मिल कोई जाता है। कोई एक दो नाम ओके, बताओ आप। जैसे सपोज बैंकिंग का आपको एग्जाम देना है तो अन अकेडमी के साथ में जुड़े हुए एक टीचर है अंकुश लांबा सर। प्लीज डोंट थिंक कि और किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, बट अंकुश लांबा सर इज रियली गुड फॉर रीजनिंग। एंड उसके बाद में अगर मैथ्स एकदम बेसिक लेवल क्लास 10 लेवल तक का जो मैथ्स के सम्स आते हैं एग्जाम्स में, उसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल फॉलो करता था। उस यूट्यूब चैनल का नाम है डियर सर, DEARSIR। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये दो चीजें हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं हमारे राजीव पोद्दार सर है, कभी कभी उनका चैनल रेफर करता था जितना मेरे से हो पाता था। और उसके बाद हम्म में ये बैंक एंड ऑल रिलेटेड स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, हम्म वो खुद तो सही कर लेते थे। स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड करंट अफेयर्स यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स मैराथन वाइज निकालते हैं, वीकली करंट अफेयर्स होते हैं। तो वो सब देख लेता था। एंड खुद से भी कुछ वेबसाइट भी फॉलो करता था, जैसे आई एग्जाम भी करके है, उनके मॉक टेस्ट भी देता था। तो इन सब से हो जाता था। ओके, मतलब आपने काफी तैयारी की है उसको क्लियर करने के लिए। आप बोल रहे हैं बिना तैयारी ठीक के है। पास हुए, ये बात बोलने लायक नहीं है। तो वेरी नाइस। तो अभी आप ये बताओ, फिर जब आपका पैकेज लगा तो क्या क्या पैकेज लगा, सीएमए का पैकेज क्या लगा आपका स्टार्टिंग में? पीएसयू में सर जनरली क्या होता है कि स्केल ऑफ पे होता है। जैसे आपको पता चल जाता है कि आपका बेसिक पे कितने से कितने रेंज के अंदर रहने वाला है एंट्री लेवल पे, बट हमारे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। वी हैव कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मेरा जो सीटीसी आता था फिक्स्ड वाला, वो मेरा है अभी 14.83, प्लस उसके ऊपर में हमारा पीआरपी है जो 20% ऑफ फिक्स्ड है। तो अगर पीआरपी में पूरा ले पाता हूँ तो इट कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 18 एलपीए। वेरी गुड। और आप कहाँ पे हो अभी, कौन से शहर में हो? मैं मुंबई में बेस्ड हूँ। हमारा एक ही ऑफिस है, वही हमारा हेड ऑफिस है। तो हमने वहीं पर ही ज्वाइन किया हुआ है ओके, एंड आई स्टे इन मुंबई। तो मुंबई में है, तो इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। मतलब अभी क्या लग रहा है, आप जैसे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मान लीजिए स्किल्स का क्या रेलिवेंसी, आपको क्या लगता है? मतलब क्या सीएमए भी वैसे एक स्किल है? मेरे हिसाब से सीएमए बनना, पढ़ाई करना, उस वो भी एक स्किल है। बट जब आप अभी जॉब कर रहे हो, या आपके अनुभव से आप इतना जो घाटे हो अपने लाइफ में, आपको क्या लगता है कि बच्चों में या जूनियर्स में किस तरह की स्किल डेवलप होनी चाहिए, और कैसे उसको ऑब्टेन किया जाए? तो सबसे बड़ा स्किल होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही रख पाएंगे तो इट विल हेल्प यू द मोस्ट। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली जो स्किल है वो सही रहेगी तो इट विल हेल्प अस द मोस्ट
इन एनी रेलेवेंट फील्ड। बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं बनता है। अगर हम किसी जॉब पर जा रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि उस जॉब से मैचिंग क्या स्किल्स है। जैसे हमारे यहाँ पर सर क्या होता है कि इट इज अ फाइनेंसिंग बैंक, तो हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है तो हमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी पड़ती है, सामने से जो रिक्वायरमेंट आई है बिजनेस की, उसके पीछे फाइनेंशियल मॉडल बनता है एक्सेल पे। और वो एक एक मॉडल बनाने में इतने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं कि दो दो ढाई ढाई महीने लग जाते हैं एक मॉडल को बनाने में। और उसके पीछे एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, एन नंबर ऑफ कैलकुलेशन होते हैं। उसको समझना पड़ता है आपको हार्डली इन अ मैटर ऑफ डेज। तो आपको एक्सेल जैसी स्किल पर बहुत ही हैंड्स ऑन रहना पड़ता है। एंड नॉट ओनली दैट, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी भी जॉब में चले जाओ, आपको क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेट करना पड़ता है। चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो मेल पर, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मीटिंग, उस पर भी आपको बहुत रिगरसली वर्क करना पड़ता है। देर इज अ प्रॉपर वे ऑफ अटेंडिंग मीटिंग्स विद क्लाइंट्स और राइटिंग मेल्स टू क्लाइंट। तो बहुत ही फॉर्मल तरीका होता है। वो सब कुछ आपको धीरे धीरे लर्निंग के साथ में अपने साथ में अब्जॉर्व करना पड़ता है और वो सारी चीजें सीखनी पड़ती है। एवरी स्मॉल थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इन अ जॉब और अ बिजनेस इज अ स्किल। एंड हमारे जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीएमएस हो हमारे, चाहे वो सीएस हो, चाहे सीएस हो, हमारी पढ़ाई से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हमारी एक डेवलप होनी शुरू हो जाती है, स्किल इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमें चीजें समझ में आती है। कई सारे लोगों को समझ नहीं आता है बिजनेस कैसे चल रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कॉस्ट कहाँ है, क्या कम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें बहुत समझ आती है हमारे बैकग्राउंड के कारण। एंड उसके साथ आपको ब्रशअप करना है ऑनलाइन स्किल्स पर, यस। चाहे वो एक्सेल, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, सब कुछ पे। करेक्ट। तो बेसिकली आपके बातों से ये समझ आया कि बच्चे को एक्सेल स्किल्स गैदर करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे थोड़ा घाटना चाहिए कि उसका कितना स्पीड से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये स्किल लाने के लिए क्या राइट। कोई कोर्स करना चाहिए कि बस अपने आप आ जाता है? मतलब व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर, ये अपने आप नहीं आएगा। ये सपोज आप कोई कोर्स करते हो, उसमें आपको एक्सेल के बेसिक फॉर्मूला सिखा दिए जाएंगे, जो बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाएगी। बट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तभी समझ आता है जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो सपोज आपके हाथ में कोई एक कोर्स है, उसमें आपने सीखा एक्सेल पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। वो सब कुछ सीखने के बाद वो सब कुछ सीखने के बाद व्हाट वी कैन थिंक ऑफ कि कैसे इसको रेगुलरली यूटिलाइज किया जाए। हम्म। तो जब उसको यूटिलाइज करने की बात आती है, आपके पास में सामने एक मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल है। आप उसको देखो, समझो कि हमने जो भी किया था वो यहाँ पर फिट बैठ रहा है कि नहीं, यहाँ पर कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, अच्छा ये हमें सिखाए गए थे कि नहीं। नहीं है तो आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो महाज्ञानी होंगे हर स्किल में, किसी ना किसी स्किल में उनकी महारत होगी। उनसे कंसल्ट करो, उनसे पूछो, समझो। गूगल है, टेलीग्राम है, सब जगह पर आपको अपने स्किल्स का, अपने डाउट्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। हम भी वैसे ही करते हैं सर। हमारी तो कोई बैकग्राउंड थी नहीं एक्सेल वाली। हमने थोड़ा बहुत स्कूल में सीखा था, थोड़ा बहुत कॉलेज लेवल से सीखा। एंड उसके बाद में सडनली यहाँ पर हो गई एक्सेल की बॉम्बार्डिंग। तो हम अपने रूटीन में यही काम करते हैं कि चीजों को करते करते सीखते हैं, और सिर्फ सीखते नहीं है, भूल ना जाए इसलिए उसकी नोटिंग भी कर लेते हैं। एंड उसके हम्म। बाद में जब भी टाइम मिलता है वीकेंड्स पर बैठकर, ऑफकोर्स घर के काम बहुत सारे होते हैं, बट वीकेंड्स पर बैठकर देन ऑल्सो भी टेक सम टाइम आउट फ्रॉम आवर रूटीन, एंड उसको भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं चीजों को समझने में। वेरी नाइस। और दूसरा आपने बोला कम्युनिकेशन स्किल पे बच्चों को काम करनी चाहिए, क्योंकि आपको बात भी करनी आनी चाहिए प्लस लिखना भी आना चाहिए। तो इसके लिए भी क्या करा जी सर। जाए, कैसे डेवलप किया जाए ये? सर एक अच्छी हैबिट होती है कि अगर अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज जैसे मैं भी फॉलो करता हूँ और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बहुत अच्छा कल्चर है कि हम बुक्स पढ़ते हैं। कभी कभी हमें आर्टिकल्स कुछ हाथ में आ जाए तो हम वो पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते हैं तो 10 नए वर्ड सीखते हैं। वो सब कुछ रिटेन तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको जब सीखने मिलेगा तो 10 में से कोई एक वर्ड होगा जो आपको रेलेवेंट लगेगा और बड़ा पसंद आएगा। तो वैसे आप एक नया वर्ड जानोगे, आप उसको यूज करोगे डेली लाइफ में, तो प्रैक्टिस से आएगा। एंड उसके बाद में क्या है कि थोड़ी हमें एक प्रॉब्लम होती है, हम सभी ये
प्रोफेशनल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स की हम थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। इंट्रोवर्ट टाइप कैसे होते हैं, पहले तो हम अपने कोचिंग सेंटर पे जाते थे, तो वहां पर 100 लोगों से मिलते थे, फ्रेंड्स बनाते थे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता था। लेकिन अभी क्या है ना कि हम अपने घर पर बैठे हैं, अपने घर से क्लासेस कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था सोशलाइजिंग का, वो भी चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या है ना कि आपको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा और खुद जाकर लोगों से बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो शुरू में 4-5 बार बड़ी हिचकिचाहट होगी कि अरे कोई बंदा मेरे पास में बस में बैठा हुआ, मैं उससे कैसे बात करूँ। 4, 5, 6, 10 बार, 11वें बार में यू विल फील कॉन्फिडेंट इनफ हाउ टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। यस, वेरी नाइस। सो गाइस, आपने मैसेज लिया होगा ऋषभ से कि एक्सेल पे काम करना है, लेकिन क्या होगा, खाली थ्योरी वीडियो देख के होगा नहीं, तो उसको नोट भी करना है, उसको और प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको ट्रेनिंग के दौरान जब मिले तो आप उसको और बेटर घुस घुस के यूज करो। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना, मेरा जो अनुभव है, वो आके बस उतना ही सुनते हैं, उतना ही करते हैं जितना उनको बोला जा रहा है। जैसे ऑफिस में भी अगर एक्सेल में या गूगल शीट पे काम करने बोला तो बस उतना ही करना है जितना बोला जा रहा है। वो एक्स्ट्रा राइट। कुछ भी ना गूगल करेंगे, ना समझेंगे, ना खुद से यूट्यूब वीडियो देखेंगे कि हम और इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। एक मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी बातों में, शायद आप ये करते ही होंगे बट आप बोले नहीं। एक और स्किल डेवलप करना पड़ता है, वो है एनालिटिकल माइंड वाला स्किल, कि आप कोई चीज को देखकर कितने रकम के सवाल पैदा कर सकते हो और उस सवाल का जवाब क्या होगा। दैट इज एनालिटिकल स्किल्स। आपको ये बता दे, जो वेरी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट। हम लोग प्रोफेशनल्स को इसलिए रखा जाता है कि एनालिसिस अच्छा करके देगा, रिपोर्ट बना के देगा। तो एनालिसिस करना मतलब एक सामने जो डेटाबेस है उसको लेके 100 तरह के सवाल पैदा करना और उसका जवाब खोजना। और कम्युनिकेशन मतलब है कि उस जवाब को ऐसे प्रेजेंट करना कि सामने वाले को जल्दी से समझ में आ जाए। क्योंकि आपने जितना टाइम लगा के खोदा है उतना जल्दी आपको बताना आना चाहिए। मतलब आप, हो सकता है आप 2 महीने तक सवाल कर रहे थे, बट बताना होगा तो 10 मिनट में बताना पड़ेगा। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि बड़ी बात को छोटी में राइट। कैसे कही जाए। और एनालिटिकल स्किल्स होता है छोटी चीज को कितना कुरेदा जाए कि उसके हर तरह के एस्पेक्ट्स आपको पता हो। चलो, वेरी नाइस ऋषभ, आई रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू दैट यू हैव गॉन सो फार, एंड आई रियली विश कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ बने रहें। कुछ ना कुछ हम लोग इस तरह से सोचते रहेंगे स्टूडेंट के लिए, तो आप और भाग लेते रहें।